हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में अभी हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया है दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति के बारे में, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा है हमने। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों के आचार विचार कैसे थे, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सल्तनत काल में वर्ग कितने प्रकार के थे। तो उस काल में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ग थे। पहला वर्ग था मुसलमान, दूसरा था हिंदू। ठीक है, दो वर्गों के लोग मुख्यतः रहते थे दिल्ली सल्तनत के दौरान। अब मुसलमान भी दो वर्गों में विभाजित थे। एक तो ऐसा वर्ग था जो कि बाहर से आए हुए मुसलमानों का था, जो बाहर से आए थे दूसरे देशों से, विदेशों से, और यहाँ पे आके बसे थे। जैसे वो तुर्क हैं, अफगान हैं, या फिर अरबी हैं, या फिर ईरानी हैं, ऐसे बाहर से आने वाले लोग, इस वर्ग के लोग। और दूसरा था ऐसे मुसलमान जो कि पहले हिंदू हुआ करते थे और बाद में मुसलमान बने। ठीक है, तो ऐसे भारतीय मुसलमान दूसरे वर्ग के थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा दो प्रकार का वर्ग दिखता है मुसलमानों का, एक बाहरी और एक भारतीय। तो जो बाहरी मुसलमान थे वो भारतीय मुसलमानों को हेय दृष्टि से देखते थे, मतलब उन्हें वर्चस्व रूप में नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उनके साथ सौतेला व्यवहार होता था। कौन करता था? जो बाहर के मुसलमान थे, चाहे तुर्क अफगानी हो या ईरानी हो या फिर अरबी मुसलमान हो। ठीक है, ये लोग भारत के मुसलमानों से सौतेला व्यवहार करते थे। ये तो रहा डायरेक्ट पार्टीशन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सीधा सीधा दिखता था, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला वर्ग विभाजन था। लेकिन अब एक वर्ग विभाजन मुसलमानों में एक और तरीके से था, उसको भी देख लेते हैं। वो था सेना में जाने को लेकर। मतलब कि कुछ मुसलमान सैनिक वर्ग में शामिल होते थे तो उनको एक अलग वर्ग में रखा जाता था, और एक दूसरे जो होते थे पढ़े लिखे होते थे, पढ़ लिख कर दूसरे व्यवसायों में जाते थे। ठीक है, तो वो लोग अलग वर्ग में रखे जाते थे। तो उन दोनों वर्ग की बात कर लेते हैं। एक था अहले सैयफ और दूसरा था अहले कलम। तो अहले सैयफ जो था ये सैनिक वर्ग था, और दूसरा जो है अहले कलम, ये पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था। हालांकि दोनों मुसलमान के ही वर्ग हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ग विभाजन हो रहा है व्यवसाय के आधार पर। जो सैनिक वर्ग में चले जा रहे हैं, जो सेना को सेवाएं दे रहे हैं, वो हैं, उनको बोला जाएगा अहले सैयफ। और जो पढ़ लिख कर दूसरे व्यवसायों में चले जाते थे, उनको बोला जाता था अहले कलम। ठीक है, अहले कलम। ये दो वर्ग और थे मुसलमानों के, ये दूसरे दृष्टिकोण से है। ठीक है, पहला दृष्टिकोण तो आपको पता ही है, बाहरी और भारतीय मुसलमान। दूसरा है सैनिक और गैर सैनिक मुसलमान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो शासक वर्ग के जो बहुत सारे लोग थे, जो अमीर थे, सरदार थे, उन लोगों का नैतिक पतन हो रहा था। कारण क्या था कि वो लोग हिंदू राजा महाराजाओं को हरा के सत्ता पाए थे, और वहाँ पे उनसे काफ़ी कुछ लूट के रखा था, उनके राजकोष से, या फिर उनके यहाँ से लूट का जो धन उनके पास था, वो सब जो था उनके पास, वो तो मेहनत की कमाई थी नहीं। तो जब वो मेहनत का था नहीं, तो उसको एक तरह से पानी की तरह पैसा बहाते थे। उस धन को बहुत बेवजह चीज़ों में खर्चा करते थे। तो इस हिसाब से देखा गया कि उनका नैतिक पतन हो रहा था। और कई सुल्तान तो ऐसे हैं, जैसे कि अकबाद हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं, इन सब के चरित्र को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अब बात करें दास प्रथा के बारे में। तो दास प्रथा का प्रचलन भी था उस समय, लेकिन
उस समय की जो दास प्रथा थी वो बुरी नहीं थी, एक सामाजिक संस्था की तरह थी। जैसे कि हम विदेशों की दास प्रथा के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे अफ्रीका से लोगों को पकड़ के ले जाया जाता था, उनके साथ उनको गुलाम की तरह रखा जाता था, बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। तो ये सब यहाँ पे नहीं होता था। दास यहाँ पे भी थे, दासों की प्रथा यहाँ पे भी थी, दास बनाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था यहाँ पे पश्चिमी देशों की तरह। यहाँ पे दास जो थे उनको एक तरह से सामाजिक संस्थाओं, दास प्रथा को एक सामाजिक संस्था की तरह देखा जाता था। कैसे? जैसे अगर किसी शासक का दास है, या फिर किसी अमीर का दास है, या फिर बड़े घरानों के किसी व्यक्ति के दास हैं, तो उन सब दासों को वेतन भी मिलता था, खाना भी मिलता था, और इसके अलावा त्योहारों पर वस्त्र आदि भी मिलते थे। ठीक है, उनको ये भी आगे बढ़ने का तरीका भी दिया जाता, मतलब अगर अपनी योग्यता पे चाहें तो उनको आगे बढ़ने का भी मौका दिया जाता था। मतलब कि उनको, हालांकि दास प्रथा में फिक्स वेतन तो नहीं था उस समय, ये बात सही है। जैसे अन्य वर्ग के लोगों को डायरेक्ट वेतन दिया जाता था, ठीक है, तो ऐसा उनके दासों के साथ नहीं था। लेकिन हाँ, ये था कि उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती थी, कभी कभी पैसों की भी मदद मिलती थी, और इसके अलावा उनको त्यौहार पे भी अच्छे कपड़े दिए जाते थे, त्यौहार मनाने की छूट दी जाती थी। ठीक है, ये सब होता था यहाँ के दासों के साथ। पश्चिमी देशों के दासों की तरह यहाँ नहीं होता था कि पैरों में हाथों में जंजीर बांधकर या बेड़ियां बांध कर रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि सल्तनत काल में जो दास व्यवस्था थी, दास प्रथा थी, वो एक सामाजिक संस्था के तौर पे थी। ठीक है, उसमें बुराई नहीं थी। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। आगे चलते हैं, दासों के प्रकार देख लेते हैं। दास 4 प्रकार के थे। एक थे क्रीत, यानी कि खरीदे हुए, मतलब कि जो डायरेक्ट दासों को खरीद लिया जाए, वो खरीदे हुए दास होते थे, क्रीत। दूसरा है लब्ध, जो कि दान अथवा भेंट स्वरूप प्राप्त होते थे, मतलब कि एक राजा दूसरे राजा को, या फिर एक अमीर दूसरे अमीर को, इस टाइप में अगर दासों को दान दिया जाता है तो उस टाइप को बोला जाता था लब्ध दास। ठीक है, लब्ध दास, अब दिख रहा होगा, लब्ध दास। ठीक है, तीसरा है युद्ध में प्राप्त दास, और चौथा है आत्मविक्रेता दास। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। युद्ध में प्राप्त दास मतलब कि ऐसे दास जो युद्ध में जीते गए हों, दूसरे शासक वर्ग के रहे हों, दूसरे शासक को हराया गया, तो जिस शासक ने जीता, उसने हारे हुए राजा के दासों पर कब्जा कर लिया, दासों को अपना बना लिया। ठीक है, चौथा है आत्मविक्रेता दास। ये ऐसे कुछ लोग होते थे जो कि अपने आप को किसी के प्रति बेच देते थे, मतलब अपने आप को ही बेचकर दूसरे की दासता स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, अब दासों को स्वतंत्र करने का भी कुछ नियम था। यदि कोई दास अपने स्वामी की बड़ी सेवा करता था अथवा अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता था, तो उसका स्वामी उसे स्वतंत्र कर देता था, मतलब कि एक एहसान के तौर पर देखता था। अब वो दास किसी भी प्रकार का रहा हो, चाहे वो युद्ध में प्राप्त किया हो, या आत्म विक्रेता टाइप का हो, या फिर लब्ध टाइप का हो, ठीक है, कोई भी प्रकार का हो, या फिर क्रीत प्रकार का हो, कोई भी प्रकार का दास हो। लेकिन अगर आमतौर पर यह होता था कि अगर कोई दास कुछ एहसान कर देता था अपने मालिक पर, अपने स्वामी पर, तो उसको स्वतंत्र भी कर देता था। दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था और उन्हें योग्यता अनुसार आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते थे। ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्लियर बता दिया था, वही चीज़ आ गई। ठीक है, अब कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं दासों के, जो अपने योग्यता के दम पर जीवन में आगे बढ़े। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है,
ये सब भी एक दास ही थे, लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता के दम पर सुल्तान की पद तक पहुँचे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब जो थे ये सब भी दास थे, लेकिन अपने मेहनत से, अपने कर्तव्य से, अपनी योग्यता से ये सुल्तान तक भी बने। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। स्त्रियों की दशा जो थी ये काफ़ी अच्छी नहीं थी सल्तनत काल में। फिर भी देख लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट्स है। हिंदुओं के घरों में स्त्रियों को गृह स्वामिनी माना जाता था। ठीक है, हिंदुओं के घरों में स्त्रियों को गृह स्वामिनी माना जाता था। स्त्रियां नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा प्राप्त करती थीं। और इसके अलावा दशा ठीक क्यों नहीं थी, उसका कारण है बहुविवाह प्रचलित था। ठीक है, बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और विवाह की पवित्रता कम हो चुकी थी, इसलिए स्त्रियों की दशा के बारे में कह सकते हैं कि काफ़ी खराब थी उस समय। और कुछ सुल्तान ऐसे आए उनके समय में स्त्रियों की दशा और महत्व और उनका सम्मान काफ़ी कम हो गया था, जैसे सुल्तान कैकुबाद हैं, मुबारक शाह हैं। ये सब सुल्तान जब आए तो उस समय स्त्रियों की दशा और भी ज़्यादा खराब हो गई। पर्दे की प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, अब एक रूल इसको देखिए, एक मुस्लिम विधवा जो थी वो दूसरा विवाह कर सकती थी, लेकिन हिंदू स्त्री ऐसा नहीं कर सकती थी। सती प्रथा और जौहर प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेना अनिवार्य था, मतलब कि बिना सुल्तान की अनुमति के कोई भी स्त्री सती नहीं हो सकती थी। ठीक है, सती प्रथा और जौहर प्रथा क्या है? सती प्रथा वो प्रथा थी जिसमें कोई भी स्त्री अपने पति की चिता पर जलकर स्वयं को जीते जी खत्म कर लेती थी। ठीक है, यह था सती प्रथा। और जौहर प्रथा वो था कि जिसमें मतलब कि स्त्रियां अगर कोई खतरा देखती थी तो वो अपने आप को आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी, अपने और अपने साथ की जितनी महिलाएं होती थी उन सबको साथ ही लेकर। ठीक है, ये थी जौहर प्रथा। तो ये दोनों चीज़ें थी, ये भी प्रचलित थी। और इसमें सती प्रथा में ये था कि बिना सुल्तान की अनुमति के सती प्रथा का पालन नहीं हो सकता था, उस समय का रूल ये था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती थी। ठीक है, हालांकि सुल्तान जब खुसरो हुआ तो खुसरो के टाइम में हिंदुओं की हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। अब फिरोज तुगलक जो था ये जब आया तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर इसने लगाया। ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने क्या किया, और सिकंदर लोदी काफ़ी ज़्यादा कट्टर शासक था और ये हिंदुओं को हमेशा दंडित करने का प्रयत्न करता था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया और सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को दंडित करना शुरू किया। ठीक है, अब आचार विचार व्यवहार ये सब देख लेते हैं। सल्तनत काल में लोग मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के लोग एग्जिस्ट करते थे उस समय। उच्च वर्गों में मदिरा और अफीम का उपयोग बढ़ गया था उस समय। उच्च वर्ग लोग करते थे, मतलब जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे। ठीक है, वो लोग मदिरा और अफीम का प्रयोग करते थे उस समय। और जो साधारण आदमी थे वो क्या खाते थे, ज्वार और बाजरा। और इसके अलावा दूध, घी, शक्कर आदि का भी प्रयोग होता था। दूध, घी, मक्खन, शक्कर, इन सब का भी प्रयोग होता था। और अतिथि सत्कार की बात करें तो अतिथि सत्कार के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों फेमस थे कि ये दोनों ही वर्ग के लोग काफ़ी अच्छा आतिथ्य सत्कार करते थे। मतलब
जो मेहमान आते थे उनकी आवभगत अच्छे से करते थे। ठीक है। और हिंदुओं के बारे में एक चीज़ ये है कि हिंदू रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, होली ये सब जो है काफ़ी अच्छे से मनाते थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए थे। ठीक है। तो ये रहा आज दिल्ली सल्तनत के दौरान सामाजिक जीवन। ठीक है। तो आगे ऐसे ही चलता रहेगा दिल्ली सल्तनत, आप पढ़ते रहिए। और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।